नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाता न सिर्फ सामाजिक बल्कि मानसिक भी होता है। हर परिवार की चाहत होती है कि उनके घर में किलकारियां गूंजे। बिना बच्चे परिवार अधूरा सा लगता है। विवाह के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद अगर महिलाएं गर्भवती ना हो तो तमाम तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। जी हां, आपने सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की। ऐसी क्या समस्याएं होती हैं कि महिलाएं मां और पुरुष पिता नहीं बन पाते? इनफर्टिलिटी की वजह क्या लाइफस्टाइल है या गलत खान पान है या फिर कोई ऐसी शारीरिक समस्या जिसकी वजह से परिवार की गोद सूनी रह जाती है? आज हम डॉक्टरों के पैनल से बांझपन की समस्याओं के बारे में जानेंगे। इनफर्टिलिटी कैसे पहचाने, क्या है इनफर्टिलिटी के लक्षण, क्या सिर्फ महिलाओं में समस्या होती है या पुरुष में भी बांझपन की समस्याएं होती हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कब डॉक्टरी सलाह ले, आपको हमारे शो से या उत्तर मिलेगा। तो इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं परिचय करा दूं तो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि डायरेक्टर हैं SCI IVF की। उसके अलावा डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल जुड़ रही हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑब्स्ट्रियन और गायनेकोलॉजी सोसाइटी पटना से। डॉक्टर समीर भाटी, जो कि डायरेक्टर हैं आपको बता दें स्टार इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर से, और डॉक्टर उमा कुमारी अनुपमा जो जुड़ रही हैं, वो भी पटना से जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके प्रतिशत लगातार बढ़ रहे हैं। WHO ने भी इशारा किया कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व भर में देखा जा रहा है कि बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की जो परेशानियां हैं वो तेजी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी डॉक्टर शिवानी, आखिर प्रमुख वजह आपको क्या दिखाई पड़ती है जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं? और ये समस्या शादी के बाद ही नहीं है, ये समस्या शादी से पहले भी दिख रही है। क्या मुख्य वजह है इसकी? जब हम इनफर्टिलिटी बांझपन के रीजंस देखें तो 30% में मेल फैक्टर होता है, 30% फीमेल फैक्टर, 30% मेल और फीमेल फैक्टर दोनों, इसे हम कंबाइंड बोलते हैं, और 10% अनएक्सप्लेन्ड। इसका मतलब कि हम जितने भी टेस्ट करेंगे सब नॉर्मल आएंगे, फिर भी जो एक दंपति है, कपल, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में जो नंबर 1 रीजन हम देख रहे हैं वो आपने पल्लवी जी हाईलाइट किया है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें आता है जो डाइट में चेंजेस हो गए हैं और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो गई है। हस्बैंड वाइफ की जो लाइफस्टाइल ऐसी अलग हो गई है कि उन्हें जो करेक्ट टाइम है उसकी ना तो नॉलेज है, ना उस समय वो मतलब कंसीव कर पा रहे हैं। हम जब OPD में बैठते हैं तो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी, और एंडोमेट्रियोसिस, इन 2 कंडीशंस का लिटरली एक्सप्लोजन हो रहा है। मतलब छोटे से 12 साल की लड़कियां भी आ रही हैं क्लिनिक में पॉलीसिस्टिक ओवरी की परेशानी के साथ। तो ये जो चीजें होती है, इससे ओव्यूलेशन, एक औरत के जो अंडे बनते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके इनफर्टिलिटी का इन्हें सामना करना पड़ता है। पुरुष को देखिए तो स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, मतलब 8 घंटे से कम अगर आप सोए, और एक अभी स्टडी आई थी कि अगर आप दिन में 20 बार से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उससे भी पुरुष में शुक्राणु कम हो जाते हैं। और जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन पे अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है कि उससे 6% इनफर्टिलिटी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया है। तो काफी सारी लाइफस्टाइल कॉजेज होती है, और इंडिया में एक नंबर 1 रीजन है इन्फेक्शन। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी ट्यूबरकुलोसिस हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 30-40% इनफर्टिलिटी केसेस में पाया जाता है। ये इन्फेक्शन से जो फलोपियन ट्यूब होती है वो खराब होती है, और ये नंबर 1 रीजन है IVF करने के लिए। और जब हम कंबाइंड फैक्टर्स देखते हैं
तो पुरुषों में स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है, उसकी जो मूवमेंट है, मोटिलिटी, जिसे हम ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया बोलते हैं, तो इसकी जो प्रोपोर्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुरुषों में। इसकी वजह से उन्हें सिंपल टेक्निक से भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बहुत लोगों को मुश्किल जो सबसे एडवांस टेक्निक है आईवीएफ, उसमें जाना पड़ रहा है। तो इसमें इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स का एक इफेक्ट दिख रहा है। डॉक्टर, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। एक बताया कि 20 बार से ज़्यादा आप मोबाइल देखते हैं, तो ऐसी स्टडीज आई हैं जिससे इनफर्टिलिटी दिख रही है। 6% ड्यू टू पोल्यूशन, आपने कहा कि उसमें इजाफा हुआ है। इन्फेक्शन भी रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो WHO कह रहा है कि 6 में से 1 महिला वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो रही है, तो क्या यही कारण है या कोई और भी वजह है? इसको थोड़ा सा आम भाषा में समझाएं। जैसे आपने पॉलीसिस्टिक प्रॉब्लम की बात की और उससे एवोल्यूशन जो होता है वो इफेक्ट होता है। जो रूरल एरियाज में महिलाएं हैं, गांव देहात में जो महिलाएं रह रही हैं, क्या उनमें इस तरीके की समस्या है, यही वजह है या कोई और वजह है? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया रूरल, क्योंकि ये जो पोल्यूशन की स्टडी आई थी, इन्होंने स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन में भी स्टडी किया, और ना कि इनफर्टिलिटी बट ऑल्सो मिसकैरेज। मतलब जैसे किसी का प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, जिसे हम अबॉर्शन या मिसकैरेज बोलते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि रूरल और अर्बन दोनों जगह पोल्यूशन की वजह से इक्वल इफेक्ट हो रहा है। शायद रूरल में पेस्टिसाइड्स की वजह से और अर्बन एरिया में दूसरे रीजंस की वजह से। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है एज। क्या हो रहा है आजकल, जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं और वो अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, तो उम्र बढ़ रही है। हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए, जिसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उसमें वो थोड़ा टाइम ले रही है कि अभी कुछ समय बाद हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पेरेंट्स 40+ है और कोविड की वजह से उनके बच्चों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, और उसकी वजह से वो अभी सरोगेसी या आईवीएफ कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र 40-45 से ज्यादा है। तो जो लेट मैरिज का ट्रेंड है और प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करके, जैसे औरतें अपने अंडे फ्रीज करा रही हैं, एग फ्रीज करा रही हैं कि उन्हें अपना करियर बढ़ाना है, फेसबुक, गूगल सब ये सपोर्ट कर रहे, इतने बिग मल्टीनेशनल जिसे सपोर्ट कर रहे, ये भी एक रीजन है कि लेट चाइल्ड बेयरिंग हो रहा है और कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी, डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल, मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूँगी। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है डॉक्टर शिवानी ने, और कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, जिस तरीके से खान पान बदल रहा है, जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट इस पर हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में, यानी जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल है, उनमें सिस्ट का प्रॉब्लम होना, फिब्रॉइड का प्रॉब्लम होना, ये क्या वजह है? इसकी वजह क्या आपको ज़्यादा दिखाई पड़ती है और इसका कैसे समाधान होना चाहिए? माँ बाप को क्या करना चाहिए कि ऐसी समस्याओं से अपने बच्चियों को बचा सकें? थैंक यू पल्लवी जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे जोड़ने के लिए, इस इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने के लिए। महिलाओं में बांझपन के तो कई कारण होते हैं, जैसे उन्होंने कहा, यह समस्या महिलाओं के गर्भाशय के किसी अंग में की समस्या, श्वेत प्रदर या अनियमित मासिक धर्म जैसा इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। अन्य कारण है जैसे हार्मोनल का इम्बैलेंस, हार्मोन्स, रोग, शराब, नशीली दवाओं। आजकल क्या होता है, जैसा आपने पूछा मुझसे कि ये यंगस्टर्स, जो यंग बच्चे होते हैं, उनमें क्यों होता है? बिकॉज मैं एक एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी के चेयरपर्सन भी हूँ अपनी ऑल इंडिया में, तो मैं इन बच्चों के ऊपर काफी पढ़ाई, रिसर्च करती रहती हूँ। इन लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। ओबेसिटी सबसे बड़ा इशू है, उनका मोटापा, क्योंकि वो बैठ के दिन भर, उनका गेम्स बहुत कम हो गया है, खेलना, बाहर जाना, 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहना, और उस बीच वो लोग कुछ फास्ट फूड खाना, ऑनलाइन ऑर्डर करते रहना, जोमैटो और ये सब करने से इन लोगों का
लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बिगड़ गया है, दिनचर्या ऐसा हो गया है जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या ओवेरियन डिजीज बहुत ज्यादा देखा गया है। अपने क्लिनिक में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके आते हैं कि अचानक से उनके चेहरे पे बाल आने लगे हैं और वो मोटी होने लगी हैं, अनचाहे और मासिक धर्म 2-3 महीने से उनका रुका हुआ है, कभी कभी तो 6 महीने भी रुके होते हैं, मतलब उनके पीरियड्स। तो पेरेंट्स बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं और हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग उनको ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में ही बताते हैं, बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बाद में जाकर इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन को पैदा करता है, जिसको बाद में वो काफी जटिल समस्या बन जाती है। जटिल समस्या बन जाती है और इसी जटिल समस्या को समझने के लिए आप तमाम डॉक्टरों का पैनल है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए जो सही दिशा है वो लोगों तक पहुँचे और वो समझें इस चीज़ को और इसको गंभीरता से ले। डॉक्टर अनुपमा, जैसे डॉक्टर सुप्रिया ने कहा कि ओबेसिटी जो है वो ग्लोबल एक इशू है और कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी दिखा है कि जो लोग ओबीज नहीं हैं, जो लोग खान पान भी ठीक रख रहे हैं, बावजूद इसके उनमें इनफर्टिलिटी हो रही है। ऐसे जो लोग हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी और उनमें ऐसी दिक्कत क्यों आती है उसके बारे में बताइए। डॉक्टर अनुपमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर अनुपमा, चलिए शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर शिवानी आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने ये कहा कि ओबीज तो एक प्रमुख समस्या है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसे हेल्दी गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं जो कि ओबीज नहीं है, अच्छा खान पान खाती हैं। डॉक्टर अनुपमा को हम संपर्क कर पा रहे हैं? जी, जुड़ गई हैं डॉक्टर अनुपमा। मैं फिर से सवाल कर लेती हूँ। डॉक्टर अनुपमा, मुझे ये समझाएं, हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि जो महिलाएं स्वस्थ हैं, जो ओबीज नहीं हैं, जिनको किसी तरीके की परेशानी नहीं है, बावजूद इसके वो इनफर्टिलिटी की शिकार हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी और क्या बड़ी वजह है उनमें जिसकी वजह से बांझपन उनमें दिखाई पड़ता है? हाँ, डॉक्टर कुमारी अनुराग जी जी। जी डॉक्टर, आप बोलें। मैं सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर कुमारी अनुराग है। सबसे बहुत जी, सबसे पहले तो छठ पूजा की सारे न्यूज 24 के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर क्या आप हमें सवाल दोहरा सकते हैं? जी जी, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो महिलाएं हेल्दी हैं, जो ओबीज नहीं हैं, उनका अच्छा खान पान है, उनमें भी इनफर्टिलिटी की शिकायत दिख रही है, तो उन महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? क्योंकि हर महिला आईवीएफ नहीं कराना चाहती, हर महिला बड़े प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती, ऐसी महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाओं जिनकी बच्चे नहीं हो रहे हैं उनसे इनफर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। तो फर्टिलिटी में 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी एक्चुअली नहीं है, जिनको थोड़ी सी मेडिकल सपोर्ट से या फिर इंडोस्कोपिक सर्जन की सपोर्ट से उनके सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है और नेचुरल तरीके से बच्चे किए जा सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में सारे लोग नहीं आते हैं। बेटर तो है फर्टिलिटी। उनके जो प्रॉब्लम में होती है, जिनके धंधे जल्दी लाइफस्टाइल है, उनकी भी प्रॉब्लम की बात आती थी। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमारे डाइट है, जो है अनअवॉइडेबल है। जो हम वातावरण में रहते हैं उन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते।
जो फल सब्जियां आती हैं वो सारी ऑर्गेनिक नहीं होती, उनमें केमिकल्स होते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर, शायद नेटवर्क का इशू है, इस वजह से आवाज़ में क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैं रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये टॉपिक बहुत अहम इसलिए हो जाता है डॉक्टर समीर कि देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही हैं, लेकिन महिलाओं को ये भी समझना होगा कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो देश की जो भागीदारी वो अपनी दे रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होगा। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर्स लगातार बता भी रही हैं कि क्या प्रमुख वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी दिख रही है। डॉक्टर, मैं यहाँ जानना चाहूँगी, जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, जो महिलाएं सुन रही हैं, वो क्या टेस्ट कराए? कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि पहले से उनके शरीर के बारे में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उनको जानकारी मिल सके कि वो स्वस्थ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो एक चीज ये समझनी जरूरी है कि कई बार टेस्ट अपनी तरफ से तो नहीं कराने, डेफिनेटली एक बार गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसके बाद आपको टेस्ट कराने। ओवरऑल अगर हम देखें स्पेसिफिकली आज जैसा हम इनफर्टिलिटी की बात करें, तो इनफर्टिलिटी में देखिए टेस्ट हम 2 तरह से करते हैं। एक तो आपकी ओवरऑल जनरल वेलबींग के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें हम रूटीन बायोकेमिस्ट्री, हार्मोनल टेस्ट, ये सब एनालाइज करते हैं। इसके अलावा ऑर्गन जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्पेसिफिकली, उनके लिए टेस्ट, जैसे आपका यूट्रस, ट्यूब्स के लिए, ओवरीज के लिए, तो उसके लिए जांचें उपलब्ध है। जैसे हम बात करें कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो फाइब्रॉइड या पॉलिप देखने के लिए, इसके बाद ओवरीज में कोई फॉलिकल या सिस्ट वगैरह देखने के लिए, ओवरीज का फंक्शन देखने के लिए एएमएच और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट इस तरह से उपलब्ध है। इसके अलावा ट्यूब की पेटेंसी देखने के लिए अगर वो जरूरत पड़ती है तो इसके लिए एक स्पेशल तरह का एचएसजी टेस्ट अवेलेबल होता है, और वैसे गायनिकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपी भी करते हैं। इसके अलावा 3D अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत पड़ सकती है अगर रिक्वायर्ड होता है, जो कि ये एक बेसलाइन स्कैन होता है। इसमें आप इसके अलावा पीसीओएस को रूल आउट करने के लिए कई तरह के हार्मोन टेस्ट होते हैं, पर पीसीओएस में अक्सर लोग कई बार अल्ट्रासाउंड करा के उनको लगता है कि उसमें आ गया है पीसीओएस, तो वो नहीं होता है ऐसा। उसमें फर्दर एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके जरिए पता लगता है। तो यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि अपनी तरफ से सेल्फ टेस्ट ना कराकर एक बार गायनिक से जरूर मिले, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए कौन सा टेस्ट उचित है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई भी बीमारी का इलाज आप खुद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे आसपास डॉक्टर्स मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनकी मौजूदगी इसलिए होती है हमारे आसपास क्योंकि वो आपको सही दिशा और सही इलाज बताएंगे। लेकिन कई बार आप ये गलती करते हैं कि आप खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं या खुद से इलाज करते हैं, जो कि बाद में जाकर आपके शरीर को ही नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हम बार बार यही अपील करते हैं कि यहाँ जो तमाम डॉक्टर्स बैठे हैं, ये देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, ये आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, इनको ज़रूर ध्यान से सुनिए। और ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में अगर आपके पास नॉलेज होगा तो जाहिर तौर पर आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर शिवानी, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी। कहते हैं विटामिन ई की अगर कमी हो तो भी इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। और दूसरी बात यह है कि WHO ने कहा कि जो इनफर्टिलिटी का परसेंटेज है 3.9 से 16.8% ग्लोबली इंक्रीज किया। ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। आपने कई तरह की समस्या बताई हैं, लेकिन अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके समझना चाहूँ तो जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि ये टेस्ट हैं, छोटे छोटे जो बेसिक टेस्ट हैं वो आप करा सकते हैं। लेकिन जब एक लड़की प्यूबर्टी एज में आती है, यानी मासिक धर्म जब उसका शुरू हो जाता है, उसके बाद ऐसे कौन से टेस्ट होने चाहिए जो ज़रूरी है? इसके अलावा विटामिन ई के बारे में भी जानकारी बताइए। हाँ पल्लवी जी, तो जो आपने जैसे बताया WHO की डायरेक्शन बिल्कुल सही है कि इनफर्टिलिटी की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ रही है दुनिया में। और विटामिन का जो रोल है, विटामिन सी, विटामिन ई, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, चीपेस्ट एंड बेस्ट मेडिसिन कि आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग भी होता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि औरतों के जो अंडाशय हैं उसमें जो अंडे की मात्रा है बहुत कम हो गई है आजकल, जिसे हम एक हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन के नाम से जानते हैं।
तो लंबे टाइम तक जो ये विटामिन्स है इन्हें लेना बहुत जरूरी है। साथ में फोलिक एसिड, WHO की ही रिकमेंडेशन है कि मिनिमम 3 से 6 महीने। और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि सिर्फ औरत के लिए ही नहीं, ये हस्बैंड के लिए भी जरूरी है कि वो भी फोलिक एसिड एक बच्चा करने के पहले कम से कम 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन तक ले। अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें हमारी प्रॉब्लम्स को, या आपकी प्रॉब्लम गर्भाशय में हो सकते, या अंडाशय में, या फेलोपियन ट्यूब में, या आपके हस्बैंड के शुक्राणु में, 4 जगह है जहां हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जब हम इनके टेस्ट और इलाज करते हैं तो हम इन 4 चीजों पे फोकस करके इलाज करते हैं। हस्बैंड और वाइफ को प्रेग्नेंट होने के पहले स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल बंद करना चाहिए। कैफीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने हाईलाइट किया है कि आप एक दिन में 200 मिलीग्राम से कम, मतलब 2 कप से कम, मैक्सिमम 1 कप कैफीन कॉफी आप दिन में लीजिए, उससे ज्यादा एसोसिएटेड यहाँ पे है। डॉक्टर मैं ऐड कर देना चाहती हूँ क्योंकि गांव के दर्शक भी होंगे हमारे साथ जुड़े हुए, तो कैफीन का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं चाय और कॉफी में, और चाय और कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा पिएंगे तो शायद आप उसी के जरिए कैफीन ले रहे हैं। मैं सही हूँ डॉक्टर? बिल्कुल परफेक्ट, ऑन पॉइंट। और उन्होंने क्वांटिटी भी दी है कि 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और 1 कप में आप करीब 100 मिलीग्राम के आसपास आप इंक्लूड करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं उन्हें भी काफी प्रॉब्लम आएगी प्रेगनेंसी करने में। तो किसी भी तरह के नशा या किसी भी तरह का तंबाकू, ड्रिंक्स, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपका मतलब एक्सपोजर है जैसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पेंट्स, इन सब चीजों में भी, तेल या जैसे पेट्रोल स्टेशंस, इन सब चीजों से भी शुक्राणु और अंडाशय की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इनका एक्सपोजर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अपनी जो एक बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, 20 मिनट्स साथ में दिन में वॉकिंग या कोई भी एक्टिविटी करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी। सिर्फ 20 मिनट ही सफिशिएंट है जिससे आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल बैलेंस होगा। और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए जरूरी है डॉक्टर? दोनों के लिए। और 8 घंटे की नींद, आप किसी से भी आज की डेट पे पूछिए क्या आपको 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद मिलती है? तो 8 आवर्स अनइंटरप्टेड स्लीप इन अ डे इज एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी। बिल्कुल, बहुत सटीक जानकारी है डॉक्टर, और मुझे लगता है इन सभी जानकारियों से ही महिलाओं को फायदा होगा और पुरुषों को भी फायदा होगा। डॉक्टर सुप्रिया, पिल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, कई शादी से पहले भी, ये किस तरीके से इफेक्ट करता है? पिल्स का इस्तेमाल तो कभी भी अपने मन से करना नहीं चाहिए, और इसका डायरेक्ट असर होता है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी जिस महिला के बांझपन का कारण ये भी बनता है। कभी कभी क्या होता है, अनचाहे गर्भ के लिए या अभी नहीं चाहते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आज के जमाने में लोग इंटरनेट, गूगल करके जो भी उनके सामने आता है उसको वो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के लेना शुरू कर देते हैं। वो महिलाएं लंबे टाइम लेती हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि कब छोड़ना है, कितने दिन तक लेना है, या बीच बीच में गैप नहीं करना है। इनफर्टिलिटी के लिए, ये गर्भ निरोधक के लिए जो पिल्स होते हैं उनका एक रूटीन होता है, उसको भी बिना जानकारी के लेना, इन सभी का असर होता है। प्लस अगर वो अनचाहे गर्भ हो गया और वो उनको अभी वो बच्चा अभी नहीं चाहते हैं तो अक्सर कपल्स मेडिसिन काउंटर पे जाके वो मीजोप्रोस्ट और इसका जो किट होता है, अबॉर्शन किट ले लेते हैं। इस वजह से उनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉक, अबॉर्शंस और आरपीओसी जिसको कहते हैं कि जब बच्चा ठहर गया और दवा से उसको खराब कर रहे हैं तो आधा कुछ निकल गया, कुछ रह गया, उससे उनको इन्फेक्शन बाद में होता है और बाद में जाके ट्यूबल ब्लॉक, ट्यूब जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि वो पहले भी शुरू में ही उन्होंने ऐसी कुछ गलतियां कर ली जिससे कि उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ जाता है। सो पिल्स को बिना सलाह के, बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, अनचाहे गर्भ के लिए या कॉन्ट्रासेप्शन जिसको कहिए।
चलिए, ये इसका बहुत साइड बहुत इफेक्ट शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बातों से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और अपने जीवन में वो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आपने आज हमारे शो में बांझपन से जुड़ी सभी समस्याओं और उसके निदान के बारे में सुना। आपके निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बांझपन का इलाज है। तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी और डॉक्टर परामर्श से आपकी सूनी गोद भर सकती है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24।